हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो बच्चों, आज है संडे यानी रविवार, और आपको तो पता ही है कि रविवार का एपिसोड कुछ खास होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी बातों को। उसके बाद हम लोग समझेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में काव्याल सेदानी के साथ। फिर तारा के साथ रहेंगे तैयार कोरोना से बचाव के बारे में जानने के लिए। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे स्पेशल क्लास शिक्षा और मनोरंजन के साथ। चंपारण सत्याग्रह की कहानी। पिछली बार हमने ये जाना कि गांधी जी मौर्य साहब और अल्बर्ट गेट से मिले। दोनों मुलाकातें सफल रहीं और चंपारण के किसानों के दुख को जांचने के लिए एक आयोग बनाया गया। आयोग की जांच से निकलकर आया कि किसान बहुत समय से दुख झेल रहे हैं और ये शिकायत सही थी। रैयतों के साथ मारपीट भी होती थी। गांधी जी को लगा कि नील की खेती दुनिया से विदा हो रही है। गांधी जी का ध्यान किसानों को नील की खेती से मुक्ति दिलाने तथा किसानों से हो रही ज्यादा लगान वसूली को वापस करने का था। गांधी जी ने कहा, करारनामे भी जोर जबरदस्ती से बहला फुसलाकर कराए गए थे। किसानों से वसूल की गई रकम पर बात हो गई और अंततः 25% वसूली पर बात तय हो गई। बाद में यह रकम लाखों में निकली तो नील्हो की कमर टूटने लगी और फिर 3 अक्टूबर 1917 को आयोग ने रिपोर्ट सर्वसम्मति से स्वीकार कर ली। गांधी जी यही नहीं रुके, उन्होंने चंपारण के समाज को स्वावलंबी और बेहतर बनाने का काम साथ साथ आरंभ किया। उनका कहना था, सारी समस्याओं की जड़ है अशिक्षा, निरक्षरता और भय। स्वास्थ्य, सफाई, आपसी भाईचारा और महिलाओं को सम्मान देने से चंपारण का समाज अच्छा बनेगा। गांधी जी ने स्वयं कुछ स्थानों पर पाठशाला शुरू की। पहली पाठशाला बरहवा लखनसेर में और दूसरी भितिहरवा में खुली। कई स्थानों पर सूत काटने और खादी बनाने के केंद्र भी खुले। गांधी जी के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन के कई कार्यक्रम चलाए गए और इन कार्यों में उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी ने सक्रिय सहयोग दिया। गांधी जी की चंपारण सत्याग्रह की सफलता से नील्हे अंग्रेजों पर काफी असर हुआ और उनके साथ ही नील की खेती चंपारण से विदा हो गई। और बाद के दिनों में नील की जगह ईख, गेहूं, मक्का, धान की फसलें चंपारण में लहलहाने लगी। लोग शिक्षा, सफाई, स्वावलंबन अपनाने लगे। सालों बाद चेहरे पर मुस्कान लौटी और सभी ने कहा कि धन्य है गांधी जी। चंपारण सत्याग्रह की सफलता से भारतवासियों को आजादी के आंदोलन के लिए प्रेरणा मिली और गांधी जी के नेतृत्व में देश आजाद हुआ। गांधी जी कहते हैं कि चंपारण सत्याग्रह से पहले भारत में मुझे कौन जानता था। अफ्रीका में 20 वर्ष बिताने के बाद मैं भारत लौटा और चंपारण आया। इसके बाद मेरा साथ पूरा देश जाग उठा। इसके पहले मैं चंपारण को नहीं जानता था, परंतु जब मैं चंपारण आया तो मुझे लगा कि मैं बिहार के लोगों को सदियों से जानता हूँ
और वो भी बहुत गहराई से जानते हैं। ये बिहार ही है जिसने पूरे भारतवर्ष को गांधी का परिचय दिया। नमस्कार, मैं हूँ काव्या अरसदानी और मैं एक काउंसलर हूँ। कभी सुना है ये शब्द काउंसलर पहले? पता है, कई सालों तक मुझे खुद को पता नहीं था कि एक काउंसलर क्या होता है, क्या काम करता है। आज मैं खुद एक काउंसलर हूँ और पिछले 15 सालों से काउंसलिंग कर रही हूँ। जैसे हम बीमार होते हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमारे शरीर का चेकअप करते हैं, वैसे ही काउंसलर्स हमारे मन और भावनाओं का चेकअप करता है। अगर हम टूट जाते हैं तो हमें हौसला देता है, अगर हम नाराज हो जाते हैं तो हमें खुश करता है ना? बहुत ही खूबसूरत काम एक काउंसलर का। पिछले 15 सालों में मैंने लगभग 20,000 से ज्यादा बच्चों और बड़ों से बात की होगी। मुझे बच्चे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्या चीज होते हैं बच्चे। मैं तैयार हूँ आपसे मिलने के लिए। क्या आप तैयार हैं? आई कांट वेट टू सी यू। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। मैं हूँ काव्या अरसदानी, आपकी फेवरेट काउंसलर और खुशियों की डॉक्टर। और आज मैं बताने वाली हूँ आपको एक सीक्रेट। किसके बारे में? मेरे बारे में। जब मैं छोटी थी तब के बारे में सीक्रेट। किसी को बताइएगा नहीं, लेकिन ये सिर्फ आपके और मेरे बीच में है। तो जब मैं छोटी थी मुझे पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, खास करके मैथ्स, गणित। जब भी वो नंबर्स मेरे सामने आते या मैथ्स की टेक्स्ट बुक मेरे सामने आती, मेरे तो छक्के छूट जाते, बुखार आ जाता, पेट में गुड़ 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 होने लगता और ऐसा लगता कि भगवान मुझे अभी चक्कर आ जाएंगे। टीचर जितने भी बार समझाए, यहाँ इस मोटे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं था। 6 नंबर 9 लगता था, 10 नंबर उल्टा लगता था। माइनस करे, ऐड करे, मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, क्या करे। ऐसा लगता था कि यार ये गणित अपने प्रॉब्लम्स क्यों सॉल्व नहीं कर सकता खुद, या तो कोई काउंसलर ढूंढ ले, मुझे क्यों सॉल्व करने पड़ते हैं इसके सारे प्रॉब्लम्स। लेकिन गणित मुझे आज भी नहीं जमता, बिल्कुल भी नहीं। कोई मुझे अगर पूछ ले कि 9 + 5 + 20 कितना होता है तो मैं चकरा जाऊंगी, मुझे कैलकुलेटर चाहिए। और आपको कोई टेबल्स पूछता है 2 3s are 5 7s are कितना होता है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आता। भगवान का नाम ले लेके और 4-5 नारियल फोड़ फोड़ के मैं पास हुई हूँ मेरे गणित के एग्जाम्स में। जब मुझे कुछ नहीं सूझता था ना, तब मुझे ये विचार आता था मन में कि यार मैं एग्जाम में पास कैसे होंगी। काश मेरे आसपास कोई स्मार्ट सा बच्चा बैठ जाए जो मुझे थोड़ी कॉपी करने में मदद कर दे या हेल्प कर दे। ऐसे स्मार्ट बच्चे रहते तो बहुत थे, लेकिन कॉपी करने में मैं हमेशा पकड़ी जाती। उसमें भी फेल हो जाती और मुझे मार्क्स आते थे 50 में से 5, 100 में से 20, हमेशा फेल। मेरे माँ बाप मुझसे परेशान, मेरे टीचर्स मुझसे परेशान, मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे परेशान कि काव्यल तुझे कितनी बार सिखाया, अब तक क्यों समझ में नहीं आता। नहीं आता समझ में, क्या करूं, मुश्किल है, मजबूरी है। और फिर मुझे मैथ्स के नाम से ही इतना डर लगने लगता था कि मैथ्स पे ध्यान देने के अलावा मैं ये सोचती थी कि कॉपी करने की या चीटिंग करने की ऐसी कौन सी तरकीबें मुझे मिल जाएं जहां मैं पकड़ी ना जाऊं। पेन मांग। वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। एक बार किया, 2 बार किया, दोनों बार पकड़ी गई और फिर इतनी शर्म आई, इतना बुरा लगा कि उसके बाद कॉपी करने का नाम ही नहीं लिया।
कान पकड़ लिए, थप्पड़ भी बहुत पड़े घर से, बहुत सारे फ्रेंड्स भी हंसे मुझ पे, मेरे टीचर्स ने भी मुझे डांट दिया, मेरा नाम खराब हो गया क्लास में। मैं जानबूझ के नहीं करना चाहती थी, बस मुझे मार्क्स अच्छे लाने थे, मुझे सबको ये दिखाना था कि मैं भी एक स्मार्ट स्टूडेंट हूँ। लेकिन मैंने तरीका गलत अपनाया। क्या मेरे जैसे आप भी कोई है जिनको मैथ्स में, साइंस में या कोई और सब्जेक्ट में ऐसे तकलीफ होती है, तो ऐसा लगता है कि यार शॉर्टकट मार लेना, कुछ कर ले, कॉपी कर ले और पास हो जाए या अच्छे नंबर मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, मेरे जैसे आप भी बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। जब सबका गुस्सा मेरे ऊपर से उतर गया ना, तो सब लोगों ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा चीटिंग मत करो, ऐसे कॉपी मत करो, अपनी मेहनत से करो, जितना भी करो लेकिन अपनी मेहनत से करो, सच्चाई से करो। ये फंडा ना मुझे तभी समझ में नहीं आता था कि क्या फर्क पड़ता है, मार्क्स ही तो लाने हैं ना, मैं ऐसे कर लूं या मैं ऐसे कर लूं, इसमें मुझे कितनी ज्यादा मेहनत पड़ती है, तकलीफ भी। लेकिन तभी समझ में नहीं आई। लेकिन फिर मैंने एक कहानी सुनी और उस कहानी से ये चीटिंग ना करने का फंडा बिल्कुल दिमाग में घुस गया। ऐसा घुसा कि उस दिन से आज तक मैंने कभी भी किसी भी चीज में ना चीटिंग की और ना शॉर्टकट मारा। सुनेंगे आप भी वो कहानी? तो एक बार एक लड़का था, उसका नाम था राजू। और ये राजू ना बहुत स्मार्ट था, तेज था, हर एक चीज अच्छे से करता था, स्कूल में भी चैंपियन, घर में भी चैंपियन। और एक बार उसे जाना था खेलने क्रिकेट, मस्त में या ऐसा टोपी वोपी चढ़ा के नीचे उतरने की तैयारी कर रहा था। और तब होने लगी बारिश। समर के टाइम पे कभी भी बिन बताई बारिश क्यों? अभी तो उसके खेलने जाने का टाइम था। तो उसको आया भगवान पे बड़ा गुस्सा और उसने नीचे से ऊपर देख के बोला, अबे ओ भगवान, तुमको समझ में नहीं आता क्या कि टेम्परेचर को, वेदर को, ये सब चीजों को कैसे कंट्रोल करना रहता है? किसने बना दिया तुमको भगवान? अब भगवान है ना बहुत हंसने लगे ऊपर से कि ये कौन है छोटू सा जो मुझे इतनी डांट दे रहा है। तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए राजू के सामने और राजू को पूछा, मैं भगवान हूँ, क्या हुआ बताओ, मुझसे डायरेक्ट बात करो। तो राजू ने बोला, हैं आप भगवान हैं सच में? अच्छा ठीक है, अगर आप भगवान हैं तो आप मुझे ये बताइए कि आप ये गड़बड़ियां क्यों करते हैं, सिंपल क्यों नहीं रख सकते? समर के टाइम पे धूप चाहिए लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं कि लोग गर्मी से मर जाएं। विंटर के टाइम पे सर्दी चाहिए लेकिन इतनी बर्फ भी नहीं कि लोग सर्दी से मर जाएं। रेन के टाइम पे बारिश चाहिए लेकिन फिर भी इतनी भी नहीं कि हमारे सारे पेड़ पौधे मर जाए, हमारे जानवर सारे बीमार हो जाए, घर से कोई बाहर निकल ना पाए। आप थोड़ा बैलेंस करके काम कीजिए ना प्लीज। तो भगवान ने बोला कि तुझे बड़ी समझ है, ये ले, ये वेदर का रिमोट कंट्रोल, आज से तू ही संभाल, मैं सिर्फ देखता हूँ। राजू ने बोला, क्या सच में? मैं करके बताऊं सब? और भगवान ने बोला, हाँ तथास्तु, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। तो राजू ने ना एकदम स्मार्ट सेटिंग करी। समर के टाइम पे गर्मी की लेकिन मीडियम, विंटर के टाइम पे सर्दी की लेकिन मीडियम, रेन के टाइम पे बारिश की लेकिन सिर्फ मजा आए उतनी ही। और उसने बोला, चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस बार जो मैंने टेम्परेचर सेट किया है, जो मैंने कंट्रोल किया है ना, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि पौधों पे क्या असर हो रहा है। चमकदार फर्स्ट क्लास पौधे निकलेंगे, देख लेना आप। तो उसने एक बड़े से गार्डन में कॉर्न यानी मकाई के बहुत सारे दाने डाले और देखना मेरे परफेक्ट कंट्रोल से ये मकाई कितनी अच्छी उगेगी। और पूरा साल उस मकाई को देखा और अब ये मकाई आई और पूरा जंगल इतना खूबसूरत मकाई के पौधों से उग रहा था, ग्रीन ग्रीन दिख रहा था। तो राजू ने ऐसे भगवान को ऐसे कोनी मार के बोला, देखा मेरी मकाई का कमाल और मेरे टेम्परेचर कंट्रोल का कमाल। भगवान का काम कोई भी कर सकता है, मैंने भी कर लिया। तो भगवान ने बोला, अच्छा ठीक है, अब मकाई खा के देखते हैं। तो राजू ने तोड़ी एक मकाई, उसमें से छिलटे निकाले और मकाई को सेकने के लिए, गर्मा गर्म खाने के लिए रेडी हो गया।
लेकिन जब उसने छिलटे निकाले ना तो मकई में दाने ही नहीं थे। 3-4 दाने थे पूरे मकई पे और राजू हो गया शॉक्ड। अरे ये क्या हो गया? बाहर से इतनी बढ़िया मकई दिख रही है और अंदर से कुछ नहीं, खाली। ये कैसी चीटिंग है? अब भगवान बैठ के हंसने लगे कि देखा बेटा, जो मैं कर रहा था ना वो सही था। लेकिन राजू ने बोला, लेकिन ये हुआ कैसे, ये तो समझाओ। तब भगवान ने बोला कि देखो बेटा, जब मैं बहुत तेज धूप देता हूं ना जमीन को, तब इस मकई को स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है धूप को बर्दाश्त करने के लिए। जब मैं बहुत बारिश देता हूं तो ये मकई को फिर से स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है बारिश को बर्दाश्त करने के लिए। जब मैं बहुत सारी हवाएं देता हूं तो ये मकई को अपनी जड़ें मजबूत करनी पड़ती हैं ताकि वो हवा के साथ उड़ नहीं जाए। तो जितने परिश्रम मैं देता हूं या जितनी स्ट्रगल मैं देता हूं, उस स्ट्रगल की वजह से ये मकई की जड़ें जमीन में और गाढ़ी गाढ़ी नीचे होती जाती है और फिर जितनी नीचे जाती है उतना ही जमीन से पोषण खींच के लाती है और फिर बनती है बढ़िया क्वालिटी की मकई। लेकिन तुमने तो बहुत आसान कर दिया सब ये मकई के लिए। इस मकई को ना स्ट्रगल करना पड़ा, ना तकलीफ उठानी पड़ी, ना ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, इसलिए उसका परिणाम भी ऐसा ही है ना। एक खूबसूरत सी सीखने की बात इसमें से, हमारी जिंदगी में जो भी स्ट्रगल्स आते हैं, जो भी मुश्किलें आती हैं, जो भी एग्जाम्स आते हैं, हम उसमें जो परिश्रम करते हैं, इस परिश्रम की वजह से हमारी पर्सनैलिटी बनती है, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी याद शक्ति, हमारी किसी से बात करने की क्वालिटी, ये सब उन तकलीफों में से ही तो आती है। अगर हमारे आसपास सब कुछ सिंपल हो, स्कूल में ना पढ़ाई करने का प्रेशर, घर में ना काम करने का प्रेशर, बाहर ना एक तरीके से रहने का प्रेशर, तो हम शायद इतने स्ट्रॉन्ग बने ही नहीं। हम भी शायद ऐसे ही मीडियम बन जाएंगे। थोड़ा स्ट्रगल जरूरी है हम सबको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और हमको ये नहीं लगना चाहिए कि कॉपी करके भी मुझे 100 में से 80 मार्क्स आ गए तो वाह 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 मैं हीरो हीरा लाल। अगर तुमने मेहनत करके 100 में से 50 भी लाए हैं ना, इसका मतलब ये है कि तुमने सच में कुछ सीखा है। कॉपी करके तो सब लोग कुछ न कुछ ला सकते हैं। अब आप जरा ये सोचिए कि अगर आप बीमार हैं और अस्पताल जा रहे हैं और अस्पताल में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन ये सारे डॉक्टर्स कॉपी करके पास हुए हैं। एक्चुअली उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आपका ऑपरेशन होना है। लेकिन जब आप ऑपरेशन टेबल पे बैठते हैं और सुनते हैं इन डॉक्टर्स को, तो हर एक डॉक्टर दूसरे को पूछता है, अरे यार इसमें क्या करना है, तुझे पता है क्या? और डॉक्टर बोलेगा, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे लगा तुझे पता होगा, ये तो चैप्टर मैंने ओमिट कर दिया था एग्जाम में, पढ़ा ही नहीं था, बाजू वाले से कॉपी कर लिया था, मुझे नहीं पता कि इसकी पेट की ऑपरेशन कैसे करनी है। तो आपकी क्या हालत होगी? वही हालत हम सब की हो जाएगी अगर हम अपनी मेहनत नहीं लगा रहे हैं जगह पे। इसलिए हमको कॉपी करना साइड पे छोड़ के मेहनत करना अपनाना होगा। और मैं आपको एक और चीज बताऊं जो मैंने जिंदगी के तजुर्बे से सीखी है, और वो ये है कि हम जिस प्रेशर में आके चीटिंग करते हैं या कॉपी करते हैं या सच्चाई से काम नहीं करते, वो हमारे 10वीं के मार्क्स, 12वीं के मार्क्स, उन मार्क्स का या उन अंकों का हमारी जिंदगी पे ज्यादा लंबे टाइम तक असर नहीं रहेगा। आपको 10वीं में कम मार्क्स आए या ज्यादा मार्क्स आए, ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आप जिंदगी में सक्सेसफुल होंगे या सक्सेसफुल नहीं होंगे। जिंदगी आपको बहुत 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 मौके देती है। अगर आप परिश्रम करने के लिए तैयार हैं, थोड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, थोड़ी स्मार्टनेस बढ़ाने के लिए तैयार है, काम करने के लिए उत्सुक है, एंथुजियास्टिक है, तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। अब मुझे देखिए, मुझे कौन से मार्क्स आते थे, कोई मेरे से कोई होप्स भी नहीं रखता था कि ये पास होके कुछ कर दिखाएगी।
लेकिन आज मैं हूँ ना काउंसलर, खुशियों की डॉक्टर। वैसे ही आप भी कुछ भी बन सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं। ये आपके जो मार्क्स हैं 10वीं के, 12वीं के, ये सिर्फ आपको अगले कॉलेज या अगले डेस्टिनेशन या अगले सर्टिफिकेट देने में मदद करेंगे। और अगर आपने मेहनत की है तो कम मार्क्स से डर के भागेगा भी मत। कुछ ऊटपटांग चीजें मत करिएगा कि मम्मी पापा से डर के भाग गए, या पढ़ाई में मार्क्स कम आए तो डर के पढ़ाई छोड़ दी या कुछ और कर लिया। बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ मार्क्स हैं और ये सिर्फ आपको अगले पड़ाव तक लेके जाएंगे, लेकिन उसके बाद जिंदगी खुली बाहों से आपका इंतजार कर रही है। आप जो चाहे बन सकते हैं और टॉप ऑफ द टॉप मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट बन सकते हैं। तो हम लोग कौन सी वाली मकई बनेंगे? या तो बाहर से अच्छी दिखे और अंदर टाई टाई फिश, या तो अंदर से पूरे दाने भरी स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल फ्लेवरफुल मकई। वो आपको डिसाइड करना है। मैंने तो बहुत मुश्किल से सीखा है कॉपी नहीं करना, डांट खा के, मार खा के, कान पकड़ के, क्लासरूम से बाहर निकलवा के। क्या आप भी मेरी तरह मुश्किल से सीखेंगे या आज इस स्टोरी को सुन के अपना डिसीजन बनाएंगे? ये आपके ऊपर है। नमस्कार, मैं हूँ काव्या सिदानी, आपकी फेवरेट काउंसलर। काउंसलर का मतलब अब तक तो आप जान ही गए होंगे। काउंसलर मतलब आपके खुशियों की एक्सपर्ट। और आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको एक ऐसी कहानी जो एक लड़के के बारे में है जिसका नाम है अहमद। अहमद क्या करता था? अहमद पेड़ काटता था। कटे हुए पेड़ मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते क्योंकि पेड़ मेरे बहुत फेवरेट है, लेकिन फिर भी कहानी सुननी तो जरूरी है ना। तो ये जो अहमद था वो मेहनत तो बहुत करता था, तगड़ा इंसान था, स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसके पास काम नहीं था। काम न होने की वजह से निराश रहता था, अपसेट रहता था। उसने ये डिसाइड कर लिया था कि अगर मुझे कोई काम दे दे तो मैं इतनी जान लगा दूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि मुझे फिर कभी काम की कोई कमी ही ना हो। और उसकी मुराद तो भगवान ने सुन ली, अल्लाह ने सुन ली और उसे मिल गया काम दूसरे दिन। अब ये काम उसको ऐसा मिला कि वहाँ उसके बॉस ने उसको बोला, देख अहमद, मेरे पास जगह बहुत है, 100-200 पेड़ हैं और मुझे वहाँ घर बनाना है। तू 100-200 पेड़ काट पाएगा मेरे लिए? अहमद हो गया खुश खुश और अहमद ने बोला, सर माँ कसम, गॉड प्रॉमिस, आप मुझे सिर्फ काम दे दीजिए, मैं इतना बढ़िया काम करूंगा कि आप कभी कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। और अहमद ने शुरू किया काम। दूसरे ही दिन से वो अच्छी खासी कुल्हाड़ी लेके गया और चालू हो गया पेड़ काटने को, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और उस दिन उसने काटे कुछ 15 पेड़। 15 पेड़ काट के जब वो अपने बॉस के पास गया तो उसका बॉस तो एकदम शॉक्ड कि अहमद 15 पेड़ एक दिन में, इट इज फैंटास्टिक। अब ये मोटिवेशन मिलने के बाद अहमद की बैटरी और भी चार्ज हो गई और अहमद ने डिसाइड किया कि अब तो मैं सर को रोज 15 पेड़ काट के दिखाऊंगा और फिर वो खुश होके शायद मुझे इनाम भी दें। तीसरे दिन वो फिर काम पे गया, वही कुल्हाड़ी, वही पेड़। और इस दिन भी उसने डिसाइड किया आज भी 15 पेड़ काट के मुझे बॉस को कुछ भी करके दिखाना ही है। लेकिन ब्रेक लिए बिना भी लगातार जब वो पेड़ काटता रहा, उस दिन उससे 15 पेड़ नहीं कटे। उस दिन वो सिर्फ 13 पेड़ काट पाया। थोड़ा सा निराश होके बॉस के पास गया और बॉस ने बोला, कोई बात नहीं अहमद, होता है कभी कभी। अब आया काम का चौथा दिन। आज फिर वही डिटर्मिनेशन, वही प्रॉमिस लेके, वही कुल्हाड़ी लेके वो फिर से गया अपने जंगलों में और फिर से डिसाइड किया आज फिर 15 पेड़। लेकिन इस दिन भी उससे सिर्फ 10 या 12 पेड़ ही कटे। अब अहमद का कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा था। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मेरे काम को किसी की नजर लग गई क्या? क्यों मैं 15 पेड़ नहीं काट पा रहा हूँ? अगर मेरे बॉस नाराज हो गए और किसी और को काम दे दिया तो ये काम भी जाएगा हाथ से। अब ऐसे विचार कर करके उसकी मेंटल स्टेट, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ सब कुछ कम होने लगा। फिर थक हार के मुंह लटकाए जब अहमद बैठा था तो उसके बॉस ने उसे पूछा, क्या हो गया अहमद,
मुझे पता है तुम बहुत मेहनत करते हो, इतने निराश क्यों हो गए हो? अहमद ने बोला, सर समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करूं? तो बॉस ने पूछा, तुमने लास्ट टाइम अपनी कुल्हाड़ी की धार कब तेज की थी, ये सोच के बताओ। और अहमद को लगा कुल्हाड़ी की धार, ये तो मैंने बहुत वक्त से नहीं की। सर ने बोला, आज बैठ के सिर्फ अपने कुल्हाड़ी की धार तेज करो और रोज 10-10 मिनट काम के बीच में अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाओ, फिर देखते हैं 15 पेड़ कटते हैं या नहीं। और उसके बाद अहमद लग गया अपने कुल्हाड़ी की धार तेज करने में। रोज कुल्हाड़ी की धार तेज करता था और फिर हुआ क्या? कटे उससे 15 पेड़, 16 पेड़, रोज से भी ज्यादा। और अहमद तो खुश खुश जैसे याहू। भाई हम भी अहमद की तरह रोज घिसते जाते हैं, रगड़ते जाते हैं अपने आप को। कभी हमारी कुल्हाड़ी की धार तेज करने के लिए रुकते नहीं हैं। सुबह से रात काम करते हैं, रात को थक जाते हैं, सुबह फिर से शुरू। और जरूरी नहीं है कि अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो ही हमारे पास कुल्हाड़ी होनी चाहिए। हमारी कुल्हाड़ी क्या है? हमारी कुल्हाड़ी है हमारा दिमाग, हमारी ताकत, हमारा शरीर। हमारी कुल्हाड़ी है हम में जो भी स्मार्टनेस है, जो भी स्किल्स हैं। अगर आप पेंटिंग अच्छा करते हैं तो पेंटिंग करना आपकी कुल्हाड़ी है। अगर आप चाय बनाने वाले हैं तो चाय बनाना आपकी कुल्हाड़ी है। आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप सबसे बेस्ट हो, उसमें आपको कोई मात ना दे सके। काम कभी भी छोटा या बड़ा होता ही नहीं है। काम तो काम होता है, फिर चाहे कोई भी काम हो, लेकिन उसमें हमें सब कुछ सीखना चाहिए। अगर मेरा काम रोटी बनाना है तो मुझे ये चाहिए कि मैं सबसे फास्ट, सबसे पतली, सबसे अच्छी, सबसे फूलने वाली सब आटों की रोटी बना सकूं और मेरे जैसी रोटियां कोई और ना बना सके। वैसे ही आप जरा सोचिए कि आपकी कुल्हाड़ी क्या है और उस पे काम कीजिए। आप ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपके पास जो काम अभी है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए आप अपनी कुल्हाड़ी को तेज नहीं कर रहे हैं। ये सोच के कि जब मुझे कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी तब मुझे देखना, तब मैं अपनी कुल्हाड़ी रोज रोज तेज करूंगी, ऐसा कभी नहीं होता। हमारी आदतें एक जैसी ही बनी रहती हैं। अगर आप अपनी कुल्हाड़ी को आज तेज कर सकते हैं, अगर आप अपने स्किल्स को आज बेटर कर सकते हैं, अगर आप अपने इंटेलिजेंस को आज शार्प कर सकते हैं, तो यहीं से शुरुआत होके आप सरकारी नौकरी तक पहुंचेंगे या किसी और ऊंचे ओहदे तक पहुंचेंगे। इसलिए शुरू तो हमको अभी से ही करना है। जैसे अहमद रोज 15-16 पेड़ काटता था, वैसे आपको भी नई नई चीजें जीतनी है। जब हम हमारी कुल्हाड़ी को तेज नहीं करते तो पता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हमारे पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। अगर आपने आपके स्किल्स को, आपकी इंटेलिजेंस को, आपकी विजडम को, आपकी नॉलेज को और शार्प नहीं किया और नहीं बढ़ाया, तो कोई और अपनी कुल्हाड़ी को शार्प कर देगा, तेज कर देगा और आपसे बेटर काम करेगा, आपसे ऊंचे ओहदे पे चला जाएगा और आप रह जाएंगे अहमद के जैसे निराश और अपसेट। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम सब में एक सुपर पावर है, हम सब में एक ताकत है, एक ब्यूटी है कि हम जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं। तो आप मुझे कुछ तरीके बताएंगे या कोई प्लान बताएंगे कि आप अपनी कुल्हाड़ी को कैसे तेज करने वाले हैं? तो मैं आपको फिर मिलूंगी एक और एपिसोड में कुछ और कहानियों और नुस्खों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम काव्यल सिदानी। Zoom, 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 zoom. Yeah! तारा सुपर हीरो। तारा, तुम्हें सुपर हीरोज बहुत पसंद है ना? पापा, सुपर हीरोज मेरे फेवरेट हैं। सुपरमैन, पावर गर्ल, स्पाइडरमैन, क्योंकि वो दुनिया को बुरे लोगों से बचाते हैं ना। ये सब तो कॉमिक्स कहानियों के नकली सुपर हीरोज है तारा। असली सुपर हीरोज तो हमारे आसपास ही हैं। आसपास?
कहाँ है अब्बा? इन असली सुपर हीरो से हम मिल सकते हैं क्या? बिल्कुल मिल सकते हैं तारा। मैं सुनाता हूँ इन सचमुच के सुपर हीरोज की कहानी। चलो अपने कहानी कॉर्नर। चलो। वाह, कहानी कॉर्नर। इन असली सुपर हीरोज का नाम क्या है? कोरोना योद्धा। वाव! और इसमें विलन कौन है? इसका विलन है कोरोना, कोरोना, कोरोना। वो तो सुनाओ ना कहानी अब्बा। तो पहली कहानी सुनने के लिए चलते हैं आगरा। ये कहानी है डॉक्टर पीयूष जैन की। पर आगरा में हुआ क्या था अब्बा? कोरोना ने आगरा पर भी हमला बोल दिया था तारा। तो फिर पीयूष अंकल ने क्या किया? उन्होंने बिना आराम के लगातार कई दिनों तक सुबह से रात तक काम किया तारा, ताकि लोग कोरोना से बच सके। और पता है फिर क्या हुआ? क्या अब्बा? लगातार बिना ठीक से खाए सोए काम करने की वजह से वो पड़ गए बीमार। ओह नो! ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ तारा, बहुत बुरा हुआ। उन्हें मालूम है कि इससे उनकी जान को भी खतरा है। कोरोना उन पर भी हमला बोल सकता है, पर उन्होंने आगरा में कोरोना से जंग नहीं छोड़ी। डॉक्टर पीयूष जैन को ताला का सैल्यूट। अब चलते हैं आगरा से गौतम बुद्ध नगर। चलो अब्बा। यहाँ मिलते हैं दूसरे कोरोना योद्धा से, मिसेस वर्तिका गुप्ता। उन्होंने क्या किया अब्बा? 2 महीने से लगातार सोते जागते 24 घंटे वर्तिका जी कोरोना से प्रभावित लोगों का पता लगाने में लगी हैं। ये तो बहुत मुश्किल काम है ना? वही तो तारा, मुश्किल और भी बढ़ जाती है जब लोग सही जानकारी नहीं देते हैं। वर्तिका जी की 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, एक 6 साल की और दूसरी 2 साल की। वो तो बहुत छोटी है अब्बा। उन्हें तो अपनी मम्मी की बहुत जरूरत है। हाँ तारा, पर कोरोना से लोगों की जान बचाने के लिए वर्तिका जी की ज्यादा जरूरत है। ठीक से ना सोकर, अपने ही बच्चों के पास ना रहकर वो ये सब करती है, क्योंकि वो हमारी सचमुच की सुपर हीरो है और उन्होंने ठान लिया है कि कोरोना को भगाना है। वर्तिका जी को भी ताला का सैल्यूट। अब मैं तुमको मिस्टर आर के दीक्षित से मिलवाने फिर से आगरा लेकर चलता हूँ। चलो अब्बा। यस। अब उनके बारे में बताइए अब्बा। तो सुनो तारा, जैसे ही ऐसे किसी जगह या घर का पता चलता है जहां कोरोना संक्रमित लोग रहते हैं, तो ये फौरन वहां पहुंच जाते हैं अपनी सैनिटाइजेशन टीम के साथ। और फिर तो कोरोना की खैर नहीं, उस घर के साथ साथ आसपास की जगह और घरों को भी सैनिटाइज करते हैं और दवा का छिड़काव करते हैं। इससे कोरोना दूसरे घरों तक नहीं पहुंच पाता और वहीं रुक जाता है। अभी तो सब लोग अपने घर के अंदर है कोरोना वायरस से बचने के लिए, और ये अंकल अपनी सेना के साथ सामने से जाकर उस पर हमला करते हैं। कोरोना तो इनके डर से भाग भी नहीं पाएगा, वहीं मर जाएगा। दीक्षित अंकल को भी ताला का सैल्यूट। अब्बा, तो ये सब करने के लिए क्या कोरोना योद्धा के पास कोई जादू की छड़ी है? जादू की छड़ी नहीं, इनके पास है हिम्मत, जोश और दूसरों का जीवन अच्छा बनाने का जज्बा। तो क्या यही 3 कोरोना योद्धा है? नहीं तारा, ये योद्धा हर शहर में, हर गली में, हर गांव में तुम्हें मिलेंगे, जो कई मुश्किलों के बावजूद बिना थके कोरोना को हराने में जुटे हुए हैं। इन सारे कोरोना योद्धा को पूरे देश की तरफ से थैंक यू। जब है इतने सारे योद्धा, तो कोरोना की हार तो पक्की है। हाँ, धो डालेंगे हमारे योद्धा कोरोना को। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज पे, एक ऐसे शस्त्र पे
जो दुनिया में सबसे पावरफुल है, ऐसा शस्त्र जो मेरे पास भी है, आपके पास भी है, हम सबके पास है। एक ऐसा शस्त्र जो ना ही इस दुनिया को बिगाड़ सकता है लेकिन इस दुनिया को बचा भी सकता है। क्या आप गेस कर पा रहे हैं कि ये ऐसा शस्त्र क्या है? ये शस्त्र है हमारे शब्द, हमारी भाषा। हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं। ये या तो सामने वाले में जान भर सकता है या उनकी जान ले सकता है। चलिए जानते हैं लिटिल मोर अबाउट द पावर ऑफ योर वर्ड्स। हमने सबसे सुना है, हमारे बड़ों से, हमारे टीचर से, माँ बाप से, कि अपने शब्दों को रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करो, थोड़ी और जिम्मेदारी से सोच के बोलो क्या बोल रहे हो, क्योंकि अगर हमारे मुंह से कुछ निकल गया तो वो सामने वाले को चुप कर ही रहेगा। और कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि बचपन में किसी टीचर ने कुछ बोल दिया या माँ बाप ने कुछ बोल दिया या किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया, कुछ ऐसी चीज जो हमको खटक गई, हम आज तक नहीं भूल पाए हैं। आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर। ये जब मैंने पहली बार देखा था तो मेरी जिंदगी बदल गई। ये एक ऐसी एक्सपेरिमेंट है जिसे बहुत सालों तक डॉक्टर मसारू इमोटो, जो जापान से हैं, उन्होंने करी थी। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज की। साधारण सा पानी लिया और अलग अलग बोतलों में भर के रख दिया और हर एक बोतल पे एक स्टिकर लगा दिया। एक बोतल पे लगाया लव, दूसरे बोतल पे लगाया हेट, तीसरे बोतल पे लगाया एंगर, चौथे बोतल पे लगाया गुस्सा, और फिर इसी पानी को फ्रीज करने को रख दिया। और जब ये फ्रीज हो गया तो उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि इन शब्दों का इस पानी पे कोई असर होता है या नहीं। चलिए दिखाती हूँ कि इस पानी की एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या है। आप भी चौंक जाएंगे। और अब जो ये सैंपल है, ये एक फुजवारा डैम नाम की जगह से गंदा सा पानी उठाया है। देखिए कितना गंदा लग रहा है। और अब इसी पानी को दुआ और प्रार्थनाओं से सजाया गया है। देखिए इस पानी पे कितना फर्क आ गया है। ये जो आप पहला सैंपल देख रहे हैं, ये सैंपल पे स्टिकर लगाया था उन्होंने थैंक यू का, मतलब धन्यवाद। देखिए सिर्फ इस शब्द की खूबी से कितना खूबसूरत शेप मिल गया है इस पानी को। अब ये जो दूसरा सैंपल है, इस पे लगाया है लव और अप्रिसिएशन, मतलब प्यार और किसी को धन्यवाद कहना, प्यार जताना। कितना खूबसूरत है ना। अब इस तीसरे सैंपल को गौर से देखिए। इस पे लिखा गया था यू मेक मी सिक, आई विल किल यू, मतलब तुमसे मुझे घिन आती है, गुस्सा आता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। देखिए पानी कितना भद्दा हो गया है। जरा कंपेयर कीजिए प्यार और यू मेक मी सिक वाले पानी को, कितना फर्क है। अमेजिंग है ना। कभी सोचा था कि सादे पानी पे भी शब्दों का कितना असर हो सकता है? और अगर होता भी है तो हमें क्या? कभी सोचा है? हमें इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि हमारा शरीर 70 से 80% पानी से बना है। तो जरा सोचिए दूसरे लोगों के कड़वे शब्दों और अपने कड़वे विचारों से हमारे शरीर पे क्या बीतती होगी। आप तो इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। चलिए आपको एक और एक्सपेरिमेंट करके फिजिकली दिखाते हैं कि हमारे शरीर की ताकत कैसे कम हो जाती है जब हम गंदे विचारों का और गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और आज हमारी एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ है ये ब्यूटीफुल सी गुड़िया पलोमी। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग पलोमी। हाय। ये जो एक्सपेरिमेंट है, डरिएगा मत, बिल्कुल डेंजरस नहीं है, बहुत सेफ है। और मैं आपसे कुछ चीजें कहूंगी, कुछ बातें कहूंगी, पहले कुछ पॉजिटिव फिर कुछ नेगेटिव, और हम सिर्फ देखेंगे कि आपका हाथ स्ट्रॉन्ग रह पाता है या नहीं। ठीक है, आप सभी रेडी हो जाइए एक पार्टनर के साथ, क्योंकि आपको भी ये एक्सपेरिमेंट मेरे साथ करनी है। रेडी बोलोगे? चलिए। बहुत खूबसूरत है आप, बहुत टैलेंटेड भी है।
I'm sure that your parents are very, very proud to have you as their daughter, and your friends also must be so lucky to have you as their friend. और आपकी टीचर्स भी आपको बहुत पसंद करती हैं। अब वो सारी चीजें सोचिए जिसको सोच के आपको बहुत खुशी मिलती है। जस्ट थिंक ऑफ एवरीथिंग। क्या अच्छा लगता है आपको? खाना अच्छा लगता है, फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं, घूमना अच्छा लगता है। जस्ट से थैंक यू फॉर इट। And now let's see what is happening to the hand if the hand is strong. सिर्फ 2 उंगलियों से प्रेस करना है, सिर्फ 2 उंगलियों से। हाँ, nice and strong. Excellent. Relax. अब हम ट्राई करेंगे ये सेम एक्सपेरिमेंट नेगेटिव वर्ड्स के साथ। ठीक है बलोगी? और अभी आपको ये सोचना है उन सब चीजों के बारे में जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती, जो चीजें आपको अपसेट करके जाती है। और मैं भी कुछ ताने मारूंगी। फेक ताने होंगे लेकिन ताने होंगे। एक काम ढंग से नहीं होता है तुमसे। कुछ कर पा रहे हो या नहीं जिंदगी में? ना पढ़ाई कर रहे हो, ना बाहर ठीक से काम कर रहे हो, पूरा दिन बस टीवी, पूरा दिन बस स्क्रीन। एग्जाम में मार्क्स भी नहीं आ रहे तुम्हारे ठीक से। पूरा दिन फ्रेंड्स के साथ फोन पे लगे रहते हो। कपड़े पहनने का ठिकाना नहीं है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अब फिर से एनर्जी टेस्ट करें और अब सब चीजों के बारे में सोचो जो आपको अच्छी नहीं लगती। अभी जो मैंने डांट दी उसके बारे में भी सोचो और अब देखते हैं उनके हाथों की एनर्जी से क्या होता है। सिर्फ 2 फिंगर से टेस्ट करना है। 1 2। क्या हो गया आपके हाथ को? क्या हो गया आपके हाथ को? लास्ट टाइम तो अच्छा भला स्ट्रॉन्ग था। Would you like to share with us what happened, Palumi? My hand was very strong before, but फिर आपने नेगेटिव बोला तो वीक हो गया। वीक हो गया। Isn't that amazing? कि सिर्फ कुछ चीजें सुनने से या कुछ चीजें सोचने से हमारे शरीर की एनर्जी या तो स्ट्रॉन्ग हो जाती है या तो वीक। अब आप समझ में आ रहे हैं आपको कि आप बार बार बीमार क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि आप खुद या तो नेगेटिव चीजें सुने जा रहे हैं या खुद अपने आप बोले जा रहे हैं, मुझसे नहीं होगा, आई एम नॉट गुड इनफ, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। वो सब डायलॉग्स को साइड में रखना है। थैंक यू बोलोगी। अब जरा सा सोचिए, शब्द एक ऐसी चीज है जो अगर मीठा बोले तो सबके मन को खुश कर देते हैं और अगर कड़वा बोले तो हम बीमार भी हो सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों के पावर को रिस्पॉन्सिबली यूज करें। मैं फिर बोलूंगी आपको एक नए टॉपिक, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की कड़ी में हम चलेंगे चीतल यानी स्पॉटेड डियर के एनक्लोजर में और जानेंगे इससे जुड़ी अहम जानकारियां। चीतल या स्पॉटेड डियर दक्षिण एशिया में भारत, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अलावा अन्य जंगलों में भी पाए जाते हैं। चीतल देखने में अत्यंत मनोहारी दिखते हैं और ज्यादातर बड़े समूहों में विचरण करते हैं। एक समूह में 5 से 200 तक चीतल साथ होते हैं।
चीतल जंगलों में घास, जड़ी और पत्ते खाते हैं। चीतल को कम से कम दिन में एक बार पानी पीने की जरूरत होती है, इसीलिए पानी पीने के लिए वो जल स्रोतों के पास आते हैं। जैविक उद्यानों में बच्चों को स्पॉटेड डियर बहुत भाता है। इस जैविक उद्यान में इनका प्रजनन हो रहा है और इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। जो इनका इनक्लोजर है, जैसा आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा इनक्लोजर है। इसको नेचुरलिस्टिक बनाया गया है, जिसमें काफ़ी सारे वृक्ष भी हैं और इनकी संख्या यहाँ पर पटना जू में लगभग 80 के पास है और ये काफ़ी प्रोलिफिक ब्रीडर होते हैं। चीतल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, ये लगभग पूरे भारतवर्ष में सभी तरह प्रकार के जंगलों में पाया जाता है और ये टाइगर का एसेंशियल कंपोनेंट है उनके फूड चेन का। चीतल का जो औसत आयु होता है लगभग 14 साल होता है। इनका जो गेस्टेशन पीरियड है वो लगभग 140 से 150 दिन का होता है। चीतल जो फीमेल होती है वो 3 से 4 साल में गर्भ को ग्रहण कर सकती है और एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है। ये हर्बीवोर हैं, शाकाहारी हैं और पत्ते और घास वगैरह खा करके अपना गुजारा करते हैं। मेल होते हैं चीतल में, इनमें एंटलर्स पाया जाता है जो जिन्हें ये प्रतिवर्ष शेड कर देते हैं और फिर से वो नया निकल आता है। ये सॉलिड होता है और हॉर्न से अलग होता है। फीमेल में एंटलर्स नहीं पाए जाते हैं। बारहसिंघा यानी स्वैम्प डियर उत्तर भारत के तराई इलाकों में पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे और मध्य भारत में साल के जंगलों में इनका निवास स्थान है। नेपाल, उत्तर प्रदेश, आसाम और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारहसिंघा को आप देख सकते हैं। इनकी ऊंचाई 120 से 135 सेंटीमीटर तक होती है और नर का वजन 170 से 280 किलोग्राम और मादा का वजन 130 से 145 किलोग्राम तक होता है। इनकी लंबाई 5 फीट से 6 फीट तक होती है। बारहसिंघा यानी स्वैम्प डियर चीतल के तरह ही देखने में बहुत आकर्षक होते हैं। ये घास, पत्ते और फूल फल खाते हैं। ये बारहसिंघा बिल्कुल एक हिरणों में अलग तरह का पाया जाता है। ये पूरे नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है। ये शाकाहारी एक प्राणी है। ये प्रमुख रूप से दलदली क्षेत्रों में रहना पसंद करता है और ये उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे छाया हो, दलदल हो, पानी हो, उस जगह को काफ़ी पसंद करते हैं। ये बारहसिंघा का जो है गर्भकाल इसका जो होता है, प्रजनन जो होता है, नवंबर से दिसंबर तक ये अपने शावक को जन्म देते हैं। लगभग 240 दिन के आसपास इनका गर्भधारण का समय होता है। इसका जो रट कॉल होता है, जो कभी ये भयभीत होते हैं या किसी प्रकार के इनको मन में आशंका होती है, किसी तरह का ये महसूस करते हैं, तो एक अजीब तरह का आवाज़ निकलता है जो और हिरणों की प्रजाति से इनको भिन्न रूप प्रदान करता है, जिसे रट कॉल भी कहते हैं। और ये एक अपने मादा को आकर्षण करने का भी इनका एक तरीका होता है, कॉल करने का, जो अपने कॉल करके मादा को अपने पार आकर्षित करते हैं और उनके साथ प्रजनन करते हैं। नर बारहसिंघा में ही सींग देखने को मिलता है जो 1 मीटर की लंबाई तक बढ़ता है और उसमें 10 से 14 शाखाएं होती हैं, जिससे इसका नाम बारहसिंघा पड़ा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नए जानवर के एनक्लोजर में। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें।
इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।